आप लोग जानते हैं आपकी क्लास में टोटल कितने लोग हैं? आपकी क्लास में है टोटल मिलाकर के जर्मनी कितने लोग हैं? 29, करेक्ट? ग्रुप के अकॉर्डिंग 29। हाँ, ग्रुप के अकॉर्डिंग 29 people are there in your class. But how many of you joined the meeting? That is only 13. बाकी के 16 लोगों का मैं क्या करूं? चलो, उसमें से निखिल को कोरोना है, आपका एक लड़का और है वो उत्कर्ष को कोरोना है, अभिषेक की भी दिक्कत है, बाकी 13 लोग। शर्वनी, क्या समस्या है? रोज क्लास ज्वाइन क्यों नहीं होती है तुमसे? Ma'am, actually, I also suffered from this COVID-19. That is why. ओके? Yes, ma'am. Fine. सुमनलता, जी मैम। तुम क्यों नहीं करती हो? मैम करते हैं, कल ही नहीं ज्वाइन कर पाए थे मैम, मेरी भी तबीयत खराब चल रही है इस वजह से। घर में रह के मोबाइल ही तो ऑन करना है, कितनी देर लगती है ये बताओ? मैम आपकी मोबाइल क्लास में चल ना तो तुम लोग व्हाट्सएप भी नहीं चला रहे होगे, तुम लोग फेसबुक भी नहीं देख रहे होगे, इंस्टा भी नहीं देख रहे होगे, कोई भी साइट नहीं देख रहे हो, दैट मीन्स है ना, कुछ नहीं देख रहे होगे ना, मोबाइल को छूटते भी नहीं हो तुम लोग, बड़े अच्छे बच्चे हो। जिस दिन से तबीयत खराब हुई है उस दिन से तुम लोग ने मोबाइल की तरफ देखा भी नहीं होगा ना। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज दैट हम घर में रहकर भी क्लास अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तबीयत खराब है। Well, we were discussing TIPS agreement and today we are going to close it. First of all, we are going to discuss industrial designs because हमारे syllabus में चार parts of there are 4 parts of intellectual property rights है, तो इसलिए हम लोग यही 4 पार्ट्स टिप्स एग्रीमेंट के डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे, केवल हम 4 पार्ट करेंगे जिसमें से हम कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल designs and patents also. So now start with the industrial designs. About the industrial design क्या होता है, हमने पहले डिस्कस क्लास में हो चुका है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन ऐसे डिजाइन होते हैं जिनको कि हम आंखों से परसीव कर सकते हैं और इसके अलावा वो कुछ डिजाइन होते हैं जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25.1 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑब्लाइज मेंबर टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल डिजाइंस दैट आर न्यू और ओरिजिनल। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है हमें कौन से डिजाइन्स को ऑब्लाइज करने बोल रहा है, कह रहा है कौन से किस चीज को ऑब्लाइज करने बोल रहा है मेंबर को, तो वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल डिजाइन को करेंगे जो कि न्यू और ओरिजिनल हैं। ऐसे डिजाइन जो नए हैं और ओरिजिनल हैं उन्हीं डिजाइन्स को हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम और किसी डिजाइन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो वो पहले से चला आ रहा है उसको हम डिजाइन के रूप में प्रोटेक्ट करवा लें, तो ऐसा नहीं होगा। Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. ठीक है, अब मेंबर्स की मर्जी है कि वो ऐसे डिजाइन जो न्यू नहीं है, ओरिजिनल नहीं है और सिग्निफिकेंटली डिफर भी नहीं है, तो उनको वो क्या करेगा, प्रोवाइड करे या ना करे। मेंबर्स में प्रोवाइड दैट सच प्रोटेक्शन shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations. ऐसे डिजाइन्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा जो कि टेक्निकल एंड फंक्शनल कंसिडरेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 25.2। ये क्या कह रहा है, कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस
aimed at taking into account the short life cycle and sheer number of new designs in the textile sector. As we all know that कपड़ों का डिजाइन एक बार आता है फिर चेंज हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद दूसरा डिजाइन आ जाता है. तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो है कोई भी जो डिजाइन होता है उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है. कभी फूल पत्ती डिजाइन में होती है तो कभी मॉडर्न आर्ट डिजाइनिंग में आती है. तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल की जो कंडीशंस है उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा. रिक्वायरमेंट और सिक्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ सच डिजाइंस in particular regarding any cost, examination or publication must not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Next ये क्या कह रहे हैं? It is saying that members are free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law. अब वो जो मेंबर है उसकी मर्जी है कि वो ऐसा प्रोटेक्शन कहाँ लेना चाहता है. वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में आकर के अपना प्रोटेक्शन लेना चाहता है या कॉपीराइट में डिजाइन प्रोटेक्शन लेना चाहता है. क्योंकि वी ऑल नो दैट कॉपीराइट भी हमारी आर्टिस्टिक चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो हमारे जो डिजाइन हम पेपर पे बना रहे हैं ड्राइंग की फॉर्म में, दैट कैन बी कॉपीराइट ऑल्सो. Next, Article 26.1 requires member to grant the owner of a protected industrial design the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling, or importing articles bearing or embodying a design which is a copy or substantially a copy or a protected design when such acts are undertaken for commercial purposes. ठीक है. आर्टिकल 26.1 जो है मेंबर्स को ऐसी रिक्वायरमेंट बता रहा है कि भाई आप क्या करेंगे इस कंडीशंस में अगर कोई व्यक्ति आपका डिजाइन प्रोटेक्ट कॉपी कर लेता है या कुछ कर लेता है. नेक्स्ट आर्टिकल 26.2 अलाउज मेंबर टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेप्शंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइंस. ये क्या कर रहा है? ये मेंबर्स को कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस दे रहा है कि भाई आप कुछ डिजाइंस को कुछ एक्सेप्शंस हैं आपको कि इस एक्सेप्शन के अंदर रहते हुए ही आप कोई काम कर सकते हैं प्रोटेक्शन में. प्रोवाइडेड दैट सच एक्सेप्शंस डू नॉट अनरीजनेबली कॉन्फ्लिक्ट विद द नॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रियल डिजाइंस. अनरीजनेबली कॉन्फ्लिक्ट है और विद द नॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन के साथ में, तो क्या करेंगे ये लोग उसको जो है एक्सेप्शन के अंदर नहीं डालेंगे. डू नॉट अनरीजनेबल, ठीक है, सच एक्सेप्शन, ठीक है, ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा. डू नॉट अनरीजनेबली प्रेजुडिस द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रोटेक्टेड डिजाइन मेक टेकिंग अकाउंट ऑफ द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टीज. नेक्स्ट द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल shall amount to be at least 10 years. सब 26.3 आर्टिकल कह रहा है 10 साल तक आप किसी को भी इंडस्ट्रियल डिजाइन का प्रोटेक्शन दे सकते हैं. द वर्डिंग अमाउंट टू allows the term to be divided into, for example, 2 period of 5 year. ये कह रहा है कि 10 साल तक का दे सकते हैं, ठीक है. तो इसको आप 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं कि पहले 5 साल दे दिया फिर बाद में 5 साल दे दिया. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार में 10 साल का ही देंगे. आप 5-5 साल करके 2-3 बार भी दे सकते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट Article 26.1 requires member to grant the owner of a protected industrial design the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling, or importing articles bearing or embodying a design which is a copy or substantially a copy of the protected design when such acts are undertaken for commercial purposes. It already had done. Now patent. It is a very vast part of इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये पेटेंट सबसे ज्यादा कराए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में. तो वी कैन से दैट कॉपीराइट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है. तो उसमें से पेटेंट इज अ वेरी वास्ट पॉइंट. नाउ वी कैन व्हाट ट्रिप्स एग्रीमेंट सेज अबाउट पेटेंट. द ट्रिप्स एग्रीमेंट रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज टू मेक पेटेंट्स अवेलेबल फॉर एनी इन्वेंशन वेदर. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी? Is there any difference between invention and discovery? Yes, Ishani. I'm waiting.
मैम इन्वेंशन जो होता है वो मतलब ऑलरेडी जो डिस्कवर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे कुछ बना करके होता है, एंड डिस्कवरी ऑल टुगेदर एक नए प्रोडक्ट की होती है, मतलब एलिमेंट की होती बता है रही हो, किसी भी चीज की। उल्टा तो नहीं बता रही हो? क्यों हिमांशु, क्या होता है डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में डिफरेंस? हिमांशु अवस्थी, नहीं है। प्रभात, प्रभात मिश्रा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन? निशांत बताएंगे, निशांत बताएं। मैम इन्वेंशन इज समथिंग, मतलब क्रिएटिंग न्यू थिंग, एंड डिस्कवरी जो पहले से एग्जिस्ट हो और उसको फिर डिस्कवर कर लिया, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था तो वो डिस्कवर किया था, ना कि उसने इन्वेंट किया था। एक टोटली न्यू चीज क्रिएट कर देना उसको इन्वेंशन कहते हैं, और अगर कोई पहले से चीज एग्जिस्ट करती है उसको हम केवल डिस्कवर करते हैं। उसको अगर हमने ढूंढा है तो दैट इज नोन एज डिस्कवरी। और अगर कोई चीज पहले से नहीं है, उसको हमने कुछ बनाया है, ठीक है, दैट इज इन्वेंशन। इफ वी मेक एनीथिंग दैट इज इन्वेंशन, एंड वी डोंट मेक एनीथिंग बट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन इट इज डिस्कवरी। ओके, क्लियर ईशानी? Yes, यस ma'am, मैम। clear. The TRIPS agreement requires member country to make patents available for any invention. Invention जो हमने न्यू बनाया है, ठीक है, वेदर उसमें इन्वेंशन के क्या इंपॉर्टेंस, पेटेंट के लिए क्या चाहिए हमें? नोवेलिटी चाहिए। अगर देयर शुड नॉट बी नोवेलिटी देन देयर इज नो इन्वेंशन। अगर किसी चीज में कोई नोवेलिटी नहीं है तो वो इन्वेंशन नहीं होगा। लाइक वी मेड अ ट्यूबलाइट, ठीक है, अब ट्यूबलाइट तो पहले से है हमारे पास, हमने उस ट्यूबलाइट में अगर कोई नोवेलिटी का काम नहीं किया है, जब तक उसमें हम नोवेलिटी नहीं डालेंगे तब तक कोई इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आएगी, चाहे आप कुछ कर लीजिए। अब ट्यूबलाइट हमने क्या करा, पहले हमारी जो ट्यूबलाइट आती थी जो फ्लोरोसेंट होती थी, ठीक है, अब हमने क्या किया, ट्यूबलाइट के लिए हमने उसमें एलईडी लाइट लगा दी, तो ये क्या हो गया, ये न्यू इन्वेंशन हो गया। एलईडी लाइट लगाकर हमने बनाई, जिससे क्या हुआ, बिजली का खर्चा कम हो गया, और वो जो लाइट को एसीडीसी वाला कॉन्सेप्ट है उसको पहले जो है केवल 10% खाती थी, अब वो 90% तक खा रही है, 10% बच जा रहा है। दैट इज नोन एज इन्वेंशन। Whether products or processes in all fields of technology without discrimination subject to the normal test of novelty, inventiveness and industrial applicability. Next, it is also required that patents be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention and whether products are imported or locally produced. आर्टिकल 27.1 ये कह रहा है कोई भी प्रोडक्ट जहां पर बनाया जा रहा है, यहाँ जहां पर उसको क्रिएशन किया जा रहा है, उसका उस जगह पर कम से कम उसे सब मिलना चाहिए, वो अपने पेटेंट राइट्स को एंजॉय कर सके। इसीलिए हम इस ट्रीटी में पेटेंट को लेकर आए हैं। भले ही वो जो चीज है वो भले इंपोर्टेड हो या फिर उसको लोकली प्रोड्यूस किया गया हो। पेटेंट कह रहा है देयर आर 3 परमिसिबल एक्सेप्शंस टू द बेसिक रूल ऑफ पेटेंटेबिलिटी। पेटेंटेबिलिटी के 3 एक्सेप्शन हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला ये कह रहा है, वन इज फॉर इन्वेंशंस कॉन्ट्रेरी टू ऑर्डर पब्लिक और मोरालिटी। अगर कोई भी ऐसा इन्वेंशन है जो पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के खिलाफ है तो उसको हम पेटेंट देने से पेटेंट नहीं देंगे। So this explicitly includes invention dangerous to the humans, animals, or plant life or health, or seriously prejudicial to the environment. ऐसे जो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट हेल्थ या फिर एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेह हैं, ऐसी चीजों को पेटेंट हम नहीं देंगे, चाहे आप कैसे भी लेके आइए। दूसरा कह रहा है, द यूज ऑफ दिस एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वेंशन मस्ट आल्सो बी प्रिवेंटेड एंड this prevention must be necessary for the protection of order public or morality of 27.2। हाँ, लेकिन एक शर्त है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को भंग करने वाला नहीं है, भले ही इन चीजों के अंदर आ रहा है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की मतलब की चीज है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको जो है सपोर्ट
कर देंगे, ठीक है, तो हम उसको दे देंगे। द सेकेंड एक्सेप्शन इज दैट मेंबर्स एनी एक्सक्लूड फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक एंड सर्जिकल मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन और एनिमल। ऐसी किसी भी चीज का हम पेटेंट नहीं करने देंगे जो डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक एंड सर्जिकल मेथड के लिए यूज की जाती है। The third is that members may exclude plants and animals other than microorganisms and essentially biological processes for the production of the plant and animals other than non-biological and microbiological process. Next क्या कह रहा है? However, any country excluding plant varieties from patent protection, जैसे इंडिया ने प्लांट वैरायटी एक्ट अलग बनाया है और पेटेंट एक्ट अलग बनाया है, इस तरीके से ये कह रहा है कि कंट्री कर सकती है। Must provide an effective sui generis system of protection. Moreover, the whole provision of subject to review 4 years after entry into force of the agreement. Article 27.3 clause B. Next कह रहा है the exclusive right that must be conferred by a product patent are the ones of the making, using, offering for sale, selling and importing for these purposes. Next, process patent protection must give rights not only over use of the process but also over products obtained directly by the process. ये केवल जरूरी नहीं है कि पेटेंट किसको दिया जाएगा कि जिसने प्रोसेस का यूज करके ओवर यूज ऑफ द प्रोसेस के द्वारा किया है, बट इसके अंदर वो चीज भी आ जाएगी जो उन्होंने डायरेक्टली प्रोसेस को यूज किया है। Patent owner shall also have the right to assign or transfer by succession the patent and to conclude licensing contracts. Article 28. ये कह रहा है पेटेंट ओनर को जो है राइट टू असाइन होगा, ट्रांसफर करने का राइट होगा, सक्सेशन राइट होगा, एंड द पेटेंट को एंड टू कंक्लूड लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, अपने लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने का राइट भी किसके पास होगा? पेटेंट ओनर के पास होगा। आर्टिकल 28. Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the patent owner, taking account of legitimate interest of third patent parties. Article 30. ये कह रहा है कि मेंबर्स कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स में भी कुछ एक्सेप्शंस दे सकते हैं और ऐसे एक्सेप्शंस जो है अनरीजनेबली कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे नॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल शैल नॉट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 20 years काउंटेड फ्रॉम द फाइलिंग डेट। आर्टिकल 33 ये कह रहा है 20 साल से, मतलब शैल नॉट बिफोर द एक्सपायरेशन, ठीक है, अवेलेबल shall not end before the expiration of a period of 20 years, मतलब 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ज्यादा का ही हो सकता है, ठीक है। Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art, and may require the applicant to indicate the best mode of carrying out the invention known to the inventor at the filing date or where priority is claimed. Yes, Prabhat. At the priority date of the application. Article 29.1. Next, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, अगर जो पेटेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, वो क्या है, कोई प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के माध्यम से हम कोई प्रोडक्ट को ले सकते हैं, द जुडिशियल अथॉरिटी शैल हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रूव दैट प्रोसेस, तो वो डिफेंडेंट को प्रूव करने के लिए कह सकती है that the process to obtain an identical product is different from the patented process. वो कह सकते हैं कि जो निकल के आ रहा है वो प्रोसेस से भिन्न है, इस चीज को वो कह सकते हैं। where certain conditions indicated a likelihood that the protected process was used are met. Article 34. जैसे कि एक केस आता है बजाज वर्सेस टीवीएस का, तो उसमें भी यही था कि 2 स्पार्क प्लग का एक टीवीएस फ्लेम आती थी और एक बजाज की पल्सर गाड़ी आती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पेटेंट का इश्यू आया कि बजाज ने टीवीएस पे किया कि आप हमारी जो टेक्नोलॉजी उससे चोरी करके, हमारी प्रोसेस को चोरी करके आप क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस से आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर जुडिशियल अथॉरिटीज के सामने जब पूरा केस रखा गया तो जुडिशियल अथॉरिटीज ने यही कहा
कि आप ये प्रूव कीजिए कि आप किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग बन के आ रहा है देन इनके प्रोडक्ट से। आप वो प्रोसेस यूज करके या फिर आपने वो प्रोसेस यूज नहीं भी किया है तब भी आप बताइए कैसे आप इनकी चीज को कॉपी कर पा रहे हैं, या फिर वो कॉपी नहीं कर रहे हैं तो आप इस चीज को प्रूव कीजिए। नेक्स्ट, पेटेंट्स। Compulsory licensing and government use without the authorization of the right holder are allowed. Compulsory licensing allowed होगी, but are made subject to conditions aimed at protecting the legitimate interest of the right holder. Next, the conditions are mainly contained in Article 31. ये conditions कहाँ दी गई हैं? Article 31 में दी गई हैं। ये conditions क्या कहते हैं? These include the obligation as a several general rule to grant such licenses only if an unsuccessful attempt has been made to acquire a voluntary license or reasonable terms and conditions within a reasonable period of time. Reasonable period of time क्या होगा? ये question of fact है, matter of fact है. The requirement to pay adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the license and a requirement that decisions be subject to judicial or other independent review by a distinct higher authority. Next, certain of these conditions are relaxed where compulsory licenses are employed to remedy practices have been established as anti-competitive by a legal process. Next, these conditions should be read together with the related provisions of Article 27.1, which require that patent rights shall be enjoyable without discrimination as to the field of technology and whether products are imported or locally produced. Thank you very much. ये हो गया हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट ओवर। ठीक है, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट हमारा जो था वो सीधे सीधे हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है, एक्सेप्शंस बता रहा है। वो कह रहा है कि आप इसके आधार पर अपने लॉज बनाइए और इस आधार पर लॉ बनाने के बाद उसे आप अपनी कंट्री में फॉलो कराइए कि जिससे हम लोग WTO का जो एक मोटिव है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोग जो ट्रेड करेंगे या जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड का रास्ता खुलेगा और पूरे वर्ल्ड को हम एक ग्लोबल कंट्री की तरह देख सकेंगे। ग्लोबलाइजेशन का टाइम था 1995 के आसपास, पूरी वर्ल्ड एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहा था। तो उस ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि आप भी अपनी कंट्री में उतने ही राइट्स किसी व्यक्ति को दें जितने कि हमारी कंट्री में हम देते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने किस तरीके से किया और इस तरीके से करने के साथ साथ इन्होंने इसको सपोर्ट करा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीके से और अलग अलग तरीके से ऐसे करके इन्होंने जो पुराने लॉज बने हुए थे अकॉर्डिंग टू बर्न कन्वेंशन, उन लॉज या पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी और वी कैन से दैट पेरिस कन्वेंशन, उन एक्ट्स में इन्होंने चेंजेस करवाए कुछ थोड़े बहुत। इसकी वजह से इसमें चेंजेस हुए और अमेंडमेंट्स के बाद में जो लॉ निकल के आया वो इस टाइम पे हमारी कंट्री में फॉलो अप किया जा रहा है। इससे हमें फायदा क्या हुआ? अब आफ्टर अगर हम प्री WTO की बात करें तो हम लोग जानते हैं जो अब तक हमने पढ़ा वो सब प्री WTO था। अब इसके बाद WTO की स्थापना हो जाती है 1995 में। गेट की जगह पर ये पहले एक एग्रीमेंट हुआ करता था गेट, और WTO में क्या डिफरेंस है? गेट एक एग्रीमेंट था, ठीक है, जिसको एक ट्रीटी टाइप में हम था, उसको ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस थे उसके ऊपर हमने साइन कर दिया तो वो एक एग्रीमेंट हो गया। लेकिन WTO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को सपोर्ट करता है। वो बताता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड किया जाएगा, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो WTO बनाएगा। WTO में ऑलमोस्ट 168 to 770 कंट्रीज थी इन 1995 और उन कंट्रीज ने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन में सिग्नेटरी का काम किया और बोला हम WTO के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाएगा उसको हम फॉलो अप करेंगे।
लेकिन जैसे कि हम जानते हैं जो वर्ल्ड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज, और फर्स्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस कहते हैं, फिर डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें हम सेकंड वर्ल्ड नेशन कहते हैं, और हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड नेशन कहते हैं। जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं ये, इन तीनों के बीच में ऐसा कंडीशंस ऐसा नहीं हो सकता था कि हम तीनों को एकदम इक्वल पायदान पर रख दें। हम कहते हैं भाई आपको हम जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस जमीन के ऊपर ही चलेंगे, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं चल सकते हैं। मैंने कह दिया कि आपकी कंट्री में मैं चाहती हूँ WTO के, मैं अगर WTO हूँ और मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ आपकी कंट्री में जो गेहूं है उसका 10% हिस्सा आप लोग खाएं और 90% हिस्सा वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर दें, या फिर मिनिमल कॉस्टिंग पे करें, या कुछ भी इस तरह का कोई प्रोविजन अगर हम ऐसी कंट्री के लिए बनाते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, या फिर आप इस चीज को इससे कम रेट्स पर नहीं बेच सकते हैं, इससे ज्यादा रेट्स पे नहीं बेच सकते हैं, तो इस चीज की प्रोविजंस को हम लोग क्या करते अगर ऐसा होता तो, अगर इक्वल प्रोटेक्शन ना देते, इक्वल प्रोटेक्शन देते तो, सबको इक्वलिटी पे रखते तो क्या होता, तो ये होता कंडीशन सारी कंट्रीज में विद्रोह हो जाता, जो वहां का पब्लिक वेलफेयर सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स कर जाता। तो इन्होंने क्या किया, कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए। इन्होंने उन तीनों को अलग अलग टाइम लिमिट्स दी कि आप अपनी कंट्री में इतने साल में ही ये वाला काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ मिलेनियम गोल्स थे 2020 वाले, ठीक है, कि आप 2020 तक अपनी कंट्री के जितने भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, ये वैसे जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है ये क्लाइमेट चेंज का, बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं कि आप अपनी कंट्री में BS6 या BS4 वाले सारे व्हीकल्स लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या करा, तो जो कंट्री थी उसके वो बढ़ गए, जो कंट्री के जितने भी व्हीकल से उसकी सेल बढ़ी, सेल बढ़ने से क्या हुआ, जो अदर कंट्रीज थी वर्ल्ड की वो हमारी कंट्री में आई, ठीक है। हमारी कंट्री में आने के बाद उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पहले हम अपनी कंट्री को ध्यान नहीं रखेंगे बल्कि उन लोग का भी ध्यान रखना है हमको। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं तो इंडियन कार की कंपनियां बहुत कम है, टाटा है, मारुति है, इसके अलावा ऑलमोस्ट अधिकतर जितनी भी हैं वो विदेशी हैं, लाइक किया, मॉरिस गैरेज एंड होंडा। देयर आर सो मेनी कंपनीज इन कार बिजनेस जो कार बना करके हमारी कंट्री को बेचती हैं और हम लोग खरीदते हैं भी हैं, ऐसा नहीं खरीदते हैं। तो लेकिन इनको अपनी कार बेचने के लिए हमारे को उसने WTO ने टाइम दिया कि पहले ठीक है आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम 2015 के बाद आप जो है अपनी कंट्री में क्या करिएगा, इस ट्रेड को ऊपर उठाइएगा, अब तब आप इक्वल प्रोटेक्शन दीजिएगा। जब हम स्टैब्लिश हो गए, हमें लगा अब हम इस टक्कर के हो गए हैं कि अब हम अपनी दूसरी कंट्रीज को अपनी कंट्री में आने दे सकते हैं और एक फेयर कंपटीशन होगा, अब तब हमने उनको अपनी कंट्री में आने दिया और उनको उस तरीके का प्रोटेक्शन देना शुरू करा जैसे कि हम अपनी कंट्री की कंपनीज को देते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस WTO ने बनाए और जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद हुआ ये कि हमारी कंट्री का जो इंटरनेशनल कंपनीज थी उन्होंने बहुत तेजी से इंडिया के मार्केट की तरफ रुख किया, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट सबको समझ में आने लग गया। इसके पहले की कंडीशन इंडिया में क्या थी कि हम लोग जो है केवल और केवल वर्ल्ड की कंपनी अगर कोई आ जाती थी तो सोचते थे अरे यही ब्रांडेड है। आज की डेट में हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके बारे में हमें यही पता ही नहीं है कि ये इंडियन है या फिर ये बाहर से आई। जैसे पीटर इंग्लैंड इज द ब्रांड ऑफ इंडिया। नाम से क्या लग रहा है, जैसे पीटर को इंग्लैंड का रहने वाला था, उसने बोला कि भैया इंग्लैंड के रहने के नाते हम क्या करेंगे, ये हमारी कंट्री इंग्लैंड की कंपनी है, जबकि है कहाँ की, इंडिया की। इस तरीके से मतलब उन्होंने धीरे धीरे करके प्रोटेक्शन दिया और प्रोटेक्शन होने के बाद में ये हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड था वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और ऊपर बढ़ने से अदर कंट्रीज की कंपनीज ने इंडिया में आना शुरू किया। और देखिए जब अदर कंट्री की कंपनी इंडिया में आती है उसे हम प्रोटेक्शन देते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे पास
विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा, हमारे पास विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा बढ़ने से क्या होगा, हम लोग भी अपने लिए कोई चीज अगर खरीदना चाहते हैं बाहर की कंट्री से, तो हमें उस कंट्री का देना पड़ता है, या फिर एक डॉलर को हम मान के चलते हैं कि डॉलर देना पड़ता है, ठीक है। तो अदर कंट्री आ रही है तो वो हमें भी डॉलर देगी, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा संचय बढ़ेगा, और इससे हमें कभी भी आर्थिक मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश यही रहती है कि हमें आर्थिक मंदी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है तो ग्रीस जैसी कंडीशन हो जाती है, जहां पर ब्रेड के लिए भी आप इतने सारे नोट लेके जाते हैं बैग भर के, और उसके बाद आप एक ब्रेड खरीद के लेके आते हैं। हमारे यहाँ 10 रुपए लेके जाते हैं, ब्रेड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों से निपटने के लिए ही WTO ने अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड किया, और इसके बाद कंडीशंस ये हैं कि आज की डेट में हम लोग अपने पेटेंट, अपने कॉपीराइट, अपने ट्रेडमार्क के लिए पूरे इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं। हम लोग इसके लिए जो फोरम बनाया गया है उसमें जाकर के अपने राइट्स को सीख करते हैं कि आप हमारा राइट ये है और हमारा राइट हमें प्रोवाइड कीजिए। तो पोस्ट WTO रिजीम हमें देखने को मिल रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, और वो लोग भी काफी अब ऊंचाई पे इंडिया के लोग भी जा रहे हैं, और हम लोग की पेटेंट की संख्या अभी भी उतनी नहीं है जितनी अमेरिका की है, बट फिर भी एक सम्मानजनक स्थिति में हम लोग अभी स्टैंड कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ एनी क्वेश्चन? Just stopping recording, okay?